आज खोलने जा रहा हूं उन प्रोफेसरों या इतिहासकारों की धोती जो या तो बिना पढ़े देश को इतिहास पढ़ाते आए हैं या जिन्होंने पढ़ा तो है लेकिन मुगलों को अपना आदर्श मानते हुए वास्तविकता को ही देश से छिपा लिया। और हैरानी की बात देखिए, जो जानकार हैं वो या तो खुद ही मौन हो गए हैं या सिस्टम द्वारा म्यूट कर दिए गए। मित्रों नमस्कार, मिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री डिकोडेड की एपिसोड नंबर 13 में आपका फिर से स्वागत करते हुए मैं सुबोध गुप्ता प्रमाणों के साथ बाबरनामा का आज काला चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहा हूं। बस थोड़ी देर बने रहिए। यूं तो आक्रांता बाबर की मृत्यु आगरा में 26 दिसंबर 1530 को मात्र 47 ईयर्स की उम्र में हो गई थी, लेकिन उसकी मृत्यु के लगभग 495 वर्ष के बाद देश ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है, क्योंकि बाबर की आत्मकथा अर्थात बाबरनामा के ही आधार पर आजकल देश में हंगामा बरपा है। अभी कुछ दिन पहले राणा सांगा को लेकर तो कोई 10-12 साल पहले अयोध्या श्री राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर। है ना यह कितनी अचरज की बात। बाबर भी एक और उसकी हस्तलिखित डायरी भी एक। फिर इसी के आधार पर दोनों पक्ष अपनी अपनी पक्ष में अपना अपना सबूत रख रहे हैं। अपनी दादा की डायरी में हस्तलिखित खूब फेर बदल करने के लिए मुगल बादशाह अकबर और उसके पुत्र जहांगीर ने बड़ा ही प्रयत्न किया है, जिसे मैं सुबोध गुप्ता बुद्धिजीवी जिहाद कहता हूँ। क्यों कहता हूँ देखिए, लेकिन वह डायरी क्या है जरा पहले समझिए। फरगना घाटी अब उज्बेकिस्तान का रहने वाला आक्रांता बाबर में एक खूबी जरूर थी कि अपने जीवन की सभी संस्मरण या अनुभव या घटनाओं, यहाँ तक बाबरी के साथ अपने समलैंगिक संबंधों के विवरण को भी बड़ी ईमानदारी से अपनी डायरी में वह लिखा करता था, जिसे आज बाबरनामा के नाम से हम सभी जानते हैं। तुर्की चगताई भाषा में लिखित बाबर की इस आत्मकथा का सर्वप्रथम अनुवाद वर्ष 1530 में उसकी मृत्यु के लगभग 60 वर्ष के बाद अर्थात 1590 में बादशाह अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम ने पर्शियन भाषा में किया था, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद सन 1826 में जॉन लेडन और विलियम एरस्किन ने तो वर्ष 1847 में भारत का विदेश सचिव रहा सर एच.एम. इलियट ने तो वर्ष 1912 में एनेट एस बेवरिज ने तथा अपने अपने मुताबिक इन अनुवादकों ने अलग अलग नाम दिया है। अतः भारत में बाबर के बारे में आज जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध है उन सब का मूलभूत मुख्य आधार अनुवादित यही तीनों दस्तावेज हैं। अब वास्तविकता क्या है यह देखिए। एनेट एस बेवरिज जिन्होंने बाबर की डायरी का अनुवाद किया है कि पृष्ठ संख्या 347 के अनुसार बाबर की डायरी में वर्ष 1508 से लेकर 1519 एडी तक अर्थात लगभग 11 साल का वर्णन मिसिंग है या आधा अधूरा है। तो पृष्ठ संख्या 426 के अनुसार जनवरी 2, 1520 से लेकर 17 नवंबर 1525 तक का अर्थात लगभग 5.5 साल का। तो पृष्ठ संख्या 603 के अनुसार 2 अप्रैल 1528 से लेकर 18 सितंबर 1528 तक का विवरण मिसिंग है अर्थात लगभग 6 महीने का। इस प्रकार 47 साल की अपनी जीवन यात्रा के लगभग 17 साल का विवरण या तो मिसिंग है या सूचनाएं अधूरी
जबकि दावा किया जाता है कि बाबर अपनी डायरी को रोज लिखा करता था। लेकिन इस 6 महीने का विवरण वही क्रूशियल पीरियड है जिस दरमियान बाबर ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के आलिम उलमाओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलील दी थी कि हर रोज की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखने वाले बाबर ने कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने अयोध्या में कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष यह नहीं बताता कि लगभग 17 साल का या विशेषकर इस 6 महीने का विवरण क्यों मिसिंग है, जबकि बाबर तो डायरी रोज लिखा करता था। लेकिन मैं बताता हूँ, अपनी दादा बाबर की मृत्यु के लगभग 60 वर्ष के बाद अपने ही दरबारी से अपनी मन मुताबिक बादशाह अकबर ने फिर से लिखवाया है अपनी बाबा की डायरी को। लेकिन बाबरनामा के एक और अनुवादक H.M. इलियट स्पष्ट बताते हैं कि अपने परदादा बाबर की डायरी में जहांगीर ने खूब जोड़ घटाव किया है। अब अकबर बाहर से आया था जिसको हिंदुस्तान में आकर के अपना शासन तंत्र स्थापित करना था, वो कैसे बताता कि उसके बाबा बाबर ने अयोध्या में हिंदुओं की आधारशिला श्री राम मंदिर को तोड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में ही तो उसको शासन करना था। क्योंकि हर रोज अपनी डायरी लिखने वाला बाबर ने इस 6 महीने के अंदर जब उसने मस्जिद बनवाई, मंदिर तोड़ा, यह कैसे संभव है कि बाबर ने नहीं लिखा होगा। अतः बाबर की इस डायरी के इन 6 महीनों के विवरण को अकबर और जहांगीर ने 60 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु के गायब करवा दिया। अन्यथा क्यों नहीं है डायरी में, जो हर रोज डायरी लिखता था, क्यों नहीं है डायरी में? क्या कोई इतिहासकार बता सकता है? प्रमाण हेतु आप हमारा एपिसोड नंबर 9 देख सकते हैं। दूसरी बात, अब्दुल रहीम तुर्की या चगताई भाषा का कितना बड़ा ज्ञानी था यह तो हम नहीं जानते, लेकिन पर्शियन भाषा में उसके द्वारा अनुवादित 3 प्रतिलिपि अनुवादकों को मिली। अब उस जमाने में कोई कंप्यूटर तो था नहीं कि कॉपी पेस्ट कर अनेक प्रतिलिपि हूबहू बना लें, लेकिन 500-600 पेज वाली मूल डायरी को 3-3 बार हाथ से जब कोई फिर से लिखेगा तो क्या तीनों में वह हूबहू लिख सकता है? क्या यह संभव है? और शायद यही कारण है कि राणा सांगा के प्रकरण में तथा दौलत खान को लेकर तीनों अनुवादकों की बातों में भिन्नता है। हालांकि किसी ने भी राणा सांगा को दोषी नहीं माना है। और भी कई उदाहरण हैं एक ही बात को लेकर तीनों अनुवादकों में मतांतर है, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि तीनों अनुवादकों का आधार अलग अलग बाबर की डायरी रही होगी। दूसरी बात, राणा सांगा और दौलत खान को लेकर अब्बास खान सरवानी की तोहफा-ए अकबर शाही में जो बात कही गई है वह तो 1582 में प्रकाशित है, अर्थात अकबर के आदेश पर अब्दुल रहीम द्वारा 1590 में किए गए सर्वप्रथम अनुवाद से भी लगभग 8 वर्ष पहले। मित्रों, जब बाबर एक था उसकी डायरी अर्थात बाबरनामा भी तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग अनुवाद और सभी में परस्पर मतांतर से स्पष्ट होता है कि अकबर और जहांगीर ने अनेक दरबारियों से अपने अपने मुताबिक संशोधन करवाते हुए उसकी अनेक प्रतिलिपि बनवाई होगी। अतः किस बाबरनामा की यह बात करते हैं, ओरिजिनल कहाँ है? इस प्रकार बाबा मूल रूप से ही खंडित है और वर्तमान में जो इतिहास पढ़ा रहे हैं उन्होंने किसी एक प्रतिलिपि को पढ़ा होगा, या जिन्होंने पढ़ाया होगा उन्होंने बस इतना ही पढ़ाया होगा, पूर्व विवरण प्रमाण सहित
आप हमारा एपिसोड नंबर 12 में देख सकते हैं। मित्रों, यूं तो बाबर आक्रांता था, फिर भी इस देश के मुगल प्रेमी इतिहासकारों ने उसे महान मुगल वंश का संस्थापक कहा है। अब मुगल कौन, डॉक्टर रिजवान अहमद से ही थोड़ा समझिए। क्या है मुगल? जब चंगेज खान 1200 में, जो मुसलमान नहीं था, वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। फिर चंगेज खान के चुगाती खान, उनके बेटे के आगे जो वंशज मुसलमान हुए, तो ये टाइटल खान उनकी तरफ चला गया। खान मिडिल ईस्ट या अरब से नहीं आया है, मंगोलिया से आया है, तो खान मुस्लिम सरनेम नहीं हुआ करता था। अभी 1400 तक नहीं हुआ करता था, 1350 तक। ठीक, जब ये सेंट्रल एशिया की तरफ गए, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो वहां जब इन्होंने, वहां पर ये जो लोग थे वहां के खाना बदोश थे, कोई ट्राइब थी, कोई ऑर्गेनाइज किंगडम नहीं था, कुछ नहीं था। तो जब ये मंगोल उन पे हमला किए और उनको कैप्चर किए, तो वहां कुछ दिन इन लोगों ने आराम फरमाया, मंगोलों ने। अब समझ जाना सुशांत, आराम फरमाया, आराम, वहां कैंपिंग करी। ठीक, वहां से फिर वो लोग मिडिल ईस्ट की तरफ मंगोल चले गए। वहां जाके उन्होंने अरबियों को बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। तो जब वहां पर वो आराम फरमा रहे थे मंगोल, कहां? उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान के, तुर्कमेनिस्तान में और तजाकिस्तान में, ये पढ़ लेना। तो जब वो आराम फरमा रहे थे, तो उस आराम से एक नस्ल पैदा हुई, तो जो कहा जाता है ना तैमूर और मंगोल का ब्लड था बाबर में, वो ब्लड कहां से आया ना? उस आराम से। तो ये नस्ल वहां से निकली, जिसको अंग्रेजों ने मुगलों का नाम दे दिया। तो भैया, मैं जो भी हूं, मैं उस आराम का नतीजा नहीं हूं जो मंगोलों ने तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में फरमाया था, जहां से एक नस्ल निकली थी, 2 नंबर की नस्ल, 2 नंबर की। तो भैया, मैं जो भी हूं, मैं जो भी होऊंगा, मैं 1 नंबर का होऊंगा। मुझे एक रहने दो, चाहे मैं अरबी हूं, चाहे राखी हूं, चाहे ईरानी हूं, चाहे हिंदुस्तानी हूं। भैया, मुगल नहीं हूं। मुगल मत कह देना गलती से सुशांत आज के बाद, वरना पूरी नस्ल मेरी 2 नंबर की हो जाएगी, आराम का नतीजा हो जाएगी, जो मंगोलों ने वहां पर गांवों में और वहां के खेतों में फरमाया था। मित्रों, बाबरनामा की हकीकत क्या है यह आपने देखा, लेकिन मैंने अपनी शोध आखिर कौन था हेमू अंतिम हिंदू सम्राट के अंदर सैकड़ों ऐसे उदाहरण दिए हैं जो अकाट्य हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि मुगलों ने जो अपने ही दरबारियों से अपना ही इतिहास लिखवाया है, वो इतिहास नहीं, बकवास है, क्योंकि परस्पर विरोधी है। एक ही बात को अकबर के ही अनेक दरबारी अलग अलग तथ्य बताते हैं। कितनी हास्यास्पद बातें हैं, ये मेरी शोध में है प्रमाण के साथ। और कितने आश्चर्य की बात है, जो मुगल प्रेमी भारतीय इतिहासकार हैं, मुगलों की इस बकवास को ही 70 सालों से हमें इतिहास के रूप में पढ़ाते आए हैं। मैं सुबोध गुप्ता चुनौती के साथ कहता हूँ, अनारकली अकबर की पत्नी थी, आपने जहांगीर की प्रेमिका बता दी। जोधाबाई जहांगीर की पत्नी थी और आपने हम अकबर की प्रेमिका पढ़ा दी। चुनौती है मेरी इतिहासकारों को, मुगलों की बकवास को आपने इतिहास के रूप में हमें पढ़ाया है। आज बस इतना ही। मेरा प्रयास अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगली किसी सनसनी में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।